हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, एक्सियल लाइन पर पढ़े थे, इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़े थे और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं एक्सियल लाइन पर पढ़ेंगे, नहीं इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़ेंगे। आज हम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यानी वो ऐसा पॉइंट होगा कि हम चाहेंगे तो एक्सियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल, किसी भी एंगल के साथ अगर दिया हुआ रहे तो हम वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point of a dipole ये ऐसा पॉइंट होगा कि हम किसी भी एंगल के साथ अगर दिया रहेगा, चाहे वह 0 डिग्री के साथ दिया रहे, चाहे 90 डिग्री के साथ दिया रहे, चाहे 60 डिग्री के साथ दिया रहे, किसी एंगल के साथ दिया रहेगा तो हम उनका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं डायपोल है ए बी, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, जैसे हम देते आ रहे हैं बस ठीक उसी तरह जो है हम देते जाएंगे वैल्यू। और यहाँ पर ओ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए मान लेते हैं 2a, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब जो पहले सेंटर से हम डिस्टेंस r लेते थे, चाहे वो एक्सियल लाइन पर हो और चाहे इक्वेटोरियल लाइन पर हो, तो कहाँ से लेते थे डिस्टेंस? O से। और अभी भी हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? O से ही लेंगे। इस बार नहीं तो हम एक्सियल लाइन पर लेंगे और नहीं तो इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे। यहाँ पर मान लेते ले लेते यहाँ पर, और यहाँ से इनका डिस्टेंस हम r मान लेते, यानी P जो है इस बार यहाँ पर आ गया। और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो देखो इस बार P जो है नहीं तो एक्सियल लाइन पर है और नहीं तो इक्वेटोरियल लाइन पर, थीटा डिग्री एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ P डाला गया है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये मिला देते हैं, ये r1 मान लेते हैं और यहाँ से भी यहाँ का डिस्टेंस ले लेते हैं, r2 मान लेते हैं और इस एंगल को भी थीटा मान लेते हैं। यानी ये r1 है, ये r2 है, ये भी r है, ठीक है। अब देखो, अगर हम चाहते हैं क्या इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर है m, यानी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वही डिस्टेंस के साथ यहाँ से यहाँ होगा। यानी ये जो परपेंडिकुलर जो डाला गया, देखो यहाँ से यहाँ का लाइन और यहाँ से यहाँ का लाइन, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए। क्या डाल दिए यहाँ पर? परपेंडिकुलर। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? r1 है और यहाँ से इनका डिस्टेंस कितना है? r2 है। तो जितना ये r2 होगा उतना ये भी अब डिस्टेंस हो जाएगा r2, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो जितना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा उतना यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना बच गया? यहाँ से यहाँ r1 था और यहाँ से यहाँ r2 हो गया, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2। फिर से सुनो, A से P का डिस्टेंस r1 लिया गया, B से P का डिस्टेंस r2 लिया गया। हम क्या किए, B से BM परपेंडिकुलर डाल दिए और इस टाइप से परपेंडिकुलर डाले कि जो यहाँ से B से P का डिस्टेंस हो जाएगा वही M से P का डिस्टेंस होगा। तो अगर ये r2 है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? r2। तो ये हो यहाँ से यहाँ r2 हो गया और यहाँ से यहाँ r1 है, तो ये डिस्टेंस M से A का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1 माइनस r2। लिखेंगे उसी अनुसार, कंसीडर an electric dipole
an electric dipole consisting two opposite charges minus q and plus q separated by some distance 2a. We calculate electric potential at P such that OP is equal to R and इस बार एंगल क्या लिया गया? POB इज इक्वल टू थीटा। तो अब बताओ प्लस क्यू के कारण पी पर कितना पोटेंशियल होगा? जैसे पहले बताए थे, जैसे एक्सियल लाइन पर है उसी तरह इक्वेटोरियल लाइन पर बताए थे, उसी तरह इस पे भी लिखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा? V प्लस क्यू कितना हो जाएगा? के क्यू बाई, और यहां से यहां का डिस्टेंस R2 मान लिए हैं। डिस्टेंस कितना मान लिया गया? R2। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा? V माइनस क्यू इजकल टू के क्यू बाई, डिस्टेंस कितना लिया गया था? R1, ये माइनस लगा दोगे तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एट P, तो V इजकल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो V इजकल टू कितना हो जाएगा? V प्लस क्यू कितना दिया हुआ है? के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1। दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, भी के क्यू कॉमन निकाल लेते थे, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, V इजकल टू के क्यू बाई ये R1 हो जाएगा, R2 कट जाएगा, R1 माइनस R2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो एक मेरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ट्रायंगल मेरा बन रहा है AMB। इन ट्रायंगल AMB अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा का AMB, ये 90 डिग्री है, इनके सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, 90 पर हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा इस पे? AM, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? AB। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा AM R1 माइनस R2 दिया हुआ है, और AB कितना दिया हुआ है? 2A दिया हुआ है। तो यानी R1 माइनस R2 किसके बराबर हो जाएगा? 2A cos थीटा।
R1 माइनस R2 का वैल्यू निकल गया 2a cos थीटा। अब देखो हमको R1 R2 है, देखो ये जो है, ये जो AB जो है, AB जो डायपोल का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम डिस्टेंस है। अगर मान लेते R को बहुत दूर मान लेते हैं, अगर इफ मान लेते हैं इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो तुम ही बताओ अगर इसको हम छोटा कर दें, ये छोटा हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये R को बड़ा कर देंगे, तो अब यदि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं तो लगभग ये R2 और R1 लगभग बराबर हो जाएगा R का। अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा, ये R को बहुत आगे बढ़ा देंगे, बहुत दूर कर देंगे, तो ये जो R है तो लगभग R2 का वैल्यू भी R के बराबर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत कम अंतर है, तो R2 भी R के बराबर हो जाएगा और R1 भी किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। क्योंकि ये लेंथ जो है डायपोल को अगर बहुत छोटा करते चले जाएंगे, ये डायपोल छोटा होते जाएगा और ये R P को दूर करते जाएंगे, तो R2 और R1 लगभग R के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं if P is very far away, जब बहुत दूर होगा तो इस कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लगभग R के बराबर। तो इस कंडीशन में हो जाएगा R1 और R2 जो है R स्क्वायर हो जाएगा, R1 और R2 किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं, फ्रॉम वन तो V इक्वल टू आ जाएगा K Q, R1 माइनस R2 का वैल्यू आ गया 2a cos थीटा बाई R1 और R2 हो जाएगा R स्क्वायर के बराबर। तो इसको V इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू और Q इंटू 2a को साथ ले लेते हैं, Q इंटू 2a को साथ ले लिया गया और cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो अब तुम जानते हो Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा K P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आ गया, किसी भी पॉइंट पर जो थीटा एंगल के साथ है P का, वहाँ पर वैल्यू आ गया। एनी पॉइंट पर K P cos थीटा बाई R स्क्वायर, यानी भी एनी पॉइंट K P cos थीटा बाई R स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। अब तुम देखो थोड़ा सा, हम क्या बताए थे कि ये ऐसा मेरा फार्मूला बन गया कि अगर हम एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहेंगे तो एक्सियल पर निकाल लेंगे, अगर इक्वेटोरियल पर निकालना चाहते हैं तो इक्वेटोरियल पर निकाल लेंगे। अगर मान लो इफ एक में इफ P लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट, अगर मान लो ये जो है P जो है, अगर ये P एक्सियल लाइन पर आ जाए, ये P अगर एक्सियल लाइन इसके डायरेक्शन में आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। अगर P एक्सियल लाइन पर आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं
अगर इफ पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा का वैल्यू 0, तो इसका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p/r²। और एक्सियल लाइन पर यही फार्मूला हम निकाले हुए हैं, एक्सियल लाइन पर हम यही फार्मूला निकाले p/r²। और यदि हम एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम थीटा का वैल्यू इस पर 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो भी क्या हो जाएगा 0। और इसे पहले वाले क्लास में हम बता भी चुके हैं, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r², और पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर 0। और इस फार्मूला से भी हम निकाल लिया, यानी ये मेरा एक ऐसा फार्मूला बन गया जो किसी भी एंगल पर तुम निकालना चाहते हो पोटेंशियल तो तुम निकाल सकते हो। अब देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे, एक्सियल लाइन पर निकाले थे, इक्वेटोरियल निकाल लिए थे, और एनी पॉइंट पर भी निकाले थे। और यहाँ पर भी एक्सियल लाइन पर निकाले हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर निकाले हैं, और एनी पॉइंट पर निकाले हैं। थोड़ा सा इसको कंपेयर करके हम लिख देते हैं। मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मान लो एनी पॉइंट पर निकाल किसी नंबर 1 में ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर निकाले थे फार्मूला, तो हम पढ़े थे E= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। और यहाँ पर हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो v= फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यहाँ r² था, यहाँ पर r है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है, लेकिन यहाँ पर r² है, यहाँ पर r है। दूसरा में देखो कंपेयर करते हैं, ई एक्सियल लाइन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और अगर यहां पर निकालते हैं भी एक्सियल लाइन पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। देखो यहां 2p/r³ और वहां एक p घट गया, p/r²। तीसरा ई निकाले थे इक्वेटोरियल लाइन पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तीसरा में यहां पर क्या हो गया, भी एक्सियल लाइन पर 0 हो गया, यानी यहाँ p, यहाँ पर 2p, तो यहाँ पर 1p, यहाँ पर अगर 1p है तो यहाँ पर p समाप्त 0 हो गया। चौथा, अगर हम ई निकाले थे एनी पॉइंट पर, तो क्या था फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p√3 cos² थीटा +1/r³। और यहाँ पर अगर निकालते हैं भी एनी पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos θ/r²।
अब देखो याद करने के लिए एकदम अच्छा तरीका है, तुम कंपेयर करके याद कर सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यानी पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में है, तो यहाँ क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो वहाँ क्यू बाई आर। अगर हम एक्सियल लाइन पर गए तो यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आर क्यूब हो गया, और 2p बाई आर क्यूब तो वहाँ पर एक p घट गया, p बाई आर स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस भी घट रहा, आर भी घट रहा है। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ 2p था तो यहाँ p हो जाएगा, p बाई आर क्यूब, यहाँ p समाप्त हो गया, 0 हो गया। और एनी पॉइंट पर निकालते तो मेरा ये फार्मूला होता है। अगर दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये r हो जाएगा, ये e हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब 5 में ये भी हो जाएगा r, b के बीच में ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, अगर दोनों को हम एक साथ ग्राफ खींचते हैं, दोनों को एक साथ, यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हुआ 1/r स्क्वायर, यहाँ हुआ 1/r, पॉइंट चार्ज के कारण 1/r, यहाँ हो गया 1/r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण। अगर दोनों को कंबाइंड रूप से अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से अगर ग्राफ खींचते हैं तो देखो ये याद रखना है थोड़ा सा, ये r हो गया तो यहाँ एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, जिसमें पावर ज़्यादा बढ़ते जाए वह एक्सिस की तरफ थोड़ा झुकते चला जाएगा। देखो ये r स्क्वायर है तो ये एक्सिस की ओर है, थोड़ा देखो एक्सिस की ओर झुका हुआ है, और ये जो है v है 1/r तो ये ऊपर है, एक्सिस एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है। यही दोनों में डिफरेंस है। यदि अगर पावर 3 रहेगा तो और नीचे जाएगा एक्सिस की तरफ, तो r रहेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा तो वह एक्सिस की तरफ बढ़ते जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। तो फिलहाल आज यहीं तक, थैंक यू।